बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये जो है मैथ 101 के क्विज़ेज़ हैं, कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री के। ये मैंने सॉल्व किए हैं कुछ आपके। उम्मीद है कि भी आपको ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इनमें सॉल्यूशंस मैंने सबका निकाल के प्रोवाइड किया आपको। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो या किसी के और कोई एमसीक्यू जो क्विज़ेज़ आते हैं या असाइनमेंट्स आती हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके सब्जेक्ट्स के रिलेवेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट्स के रिलेवेंट्स, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे इस पे अपनी वो असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ कुछ भी है शेयर कर दिया करें। मैं आपको उनका सॉल्यूशन इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर दिया करूँगा। मेरा नाम है सरनकाश शौकत। ठीक है जी, तो आप मुझे इस नंबर पे शेयर कर दिया करेंगे। मैथमेटिक्स के जो है मैंने उसमें पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसके अलावा कोई आपको ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स के रिलेवेंट। हाँ, अलबत्ता इंसान है तो कोई भी गलती कोताही ज़रा सी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपको लगता है कि अभी मेरा किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही नहीं है या कोई एमसीक्यूज़ का सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या मुझे इनबॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बताएँ ये प्रॉब्लम है। मैं उसको अगर वो रॉन्ग हुआ जो कुछ है मैं उसको क्यूरी सेट करूँगा। तो इन उसके अलावा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है काइंडली कि जो है ना आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जो है ना मौका दीजिए कि ताकि आपको मैं बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच जी। पहला क्वेश्चन है जी कि इफ़ n गोज़ फ्रॉम 1 to 3, अगर हमारा कोई n है जैसे कि इस फंक्शन में दिया गया है n goes to 1 to 3, then the summation of n of a equal to 6a, then the value of a is a की क्या वैल्यू होगी। आपका ये जो n है वो कह रहा है 1 से 3 तक है, तो समीशन ऑफ n ऑफ a जो दिया गया है 6a, यानी कि ये वाला फंक्शन इसके कब बराबर होगा, आपने उस a की वैल्यू पे देखना है जी। जब हम देखते हैं n ऑफ a इक्वल टू 6 है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं अनडिफाइंड यानी कि अफिनिटी की बात हो रही है, 1 है, 6 है या -6 है। अगर हम n ऑफ a इक्वल टू 6 a रखते हैं, n की जगह पे हमने 1 रखा, तो जी 1 a से a कैंसिल हो के हमारे पास 1 इक्वल टू 6, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि भी ये नहीं है। अगर अनडिफाइंड तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ अफिनिटी हो जाना, ये तो होना ही नहीं। दूसरे में जब हम n की जगह पे 6 रख के देखते हैं तो हमारे पास 6a इक्वल टू 6a, तो a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। उसके अलावा n अगर -6 हम रखते हैं तो तब भी ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला बनता है। उसके अलावा इसका दूसरा तरीका ये है जो उसने बताया कि n को आप 1 से 3 तक रख के देखें तो किस में से चेक होता है। तो जब हम n a इक्वल टू 6a की बात करते हैं तो हमारे पास n की जगह पे अगर 1 रखते हैं, 1a बराबर 6a, तो तब भी हमारा क्या है कि भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, हम a पे अब हमारा डिपेंड करेगा 1 और 6 कब बराबर होंगे, कभी ये हम कौन सी कीमत इधर रखें और इधर रखें ये बराबर हो। ये बराबर भी हो सकते हैं और एक दूसरे का मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसी तरह जब हम 2 रख के देखते हैं n ऑफ a इक्वल टू 6a पे, 2 n की जगह पे रखें हम बराबर 6a, तो अब a की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे फिर ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो इधर a की वैल्यू 3 होगी तो ये 18 मीन्स मल्टीपल ऑफ 6 ज़रब 3, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह। तो इसी तरह जब हम -6 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे हम, तो जैसे ही ये 2 रखा था 3 और a, 3 को जब हम
मल्टीप्लाई करेंगे एक मिसाल है, ए की जगह पे 2 करके, तो 3 2 6, ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। एन की जगह पे एन ए बराबर 6 है। एन की जगह पे जब हम 3 रखेंगे, ए बराबर 6, तो अब ए आपका जब 2 होगा तो तब ये 6 ए के बराबर बन जाएगा। उस दौरान ये 6 बन जाएगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 6 बन जाएगा। तो ये यानी कि ये हमारा सिर्फ एक 6 वाली वैल्यू ही ऐसी है जिस पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये अफिनिटी पे भी नहीं होगा, 1 पे भी नहीं होगा, -6 पे ये मनफी में एक तरफ मनफी आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारा 6a है वो जमा का है। अगर हम -6 के लिहाज से देखते हैं तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होना था 6 और -6 वाला। मल्टीपल ज़रूर हो सकता है, जैसे इधर हमने जब 2 रखा है, ये 6 हुआ है, तो ये 6 ही बन रहा है। ए की वैल्यू 2, वो 2 उसका मल्टीपल हो जाएगा, 6 के मल्टीपल पे जो है ना बन रहा है वो 12 बना देगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ये थोड़ी सी ना स्टेटमेंट भी उन्होंने सही नहीं लिखी थी, या तो यहाँ पे ए ना देता तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट था। ये इस ए की वजह से थोड़ा सा ना उस मतलब एक ये अच्छा इंप्रेशन नहीं था। बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर 6 ही है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इस उस क्वेश्चन में थोड़ी सी ना रॉन्ग स्टेटमेंट आने की वजह से ये कन्फ्यूजन सी रही है, लेकिन इसका आपको जब मैंने सॉल्व किया है तो इसका सिर्फ यही एक 6 ही था जो सब पे एक्यूरेट आ रहा था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको बता दूं, जब भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का जब पहला डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको ज़ीरो पुट करते हैं, वहाँ से हम पॉइंट्स निकालते होते हैं। वो आपके पॉइंट्स जो होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट, एक आ जाए, दो आ जाए, जितने भी हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। अब जी हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, उसने क्या इस इंटरवल के अंदर अंदर, इंटरवल की तो खैर हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमने क्रिटिकल पॉइंट ही निकालने हैं। तो वो इनमें से कौन कौन सा आएगा, तो आपने वो फंक्शन लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट फंक्शन एक्स के लिहाज से, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया हमने, इधर भी डेरिवेटिव लगा दिया, इधर भी लगा दिया, सब पे डेरिवेटिव का मैंने लगा दिया। ये मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करके एक आधे स्टेप में कर सकता था, लेकिन आपके आसानी के लिए थोड़ा सा किया है। तो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कि भी जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है, फिर आप उस पावर में से एक माइनस करते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते होते हैं किसी की भी पावर जो भी है, जैसे ये है, तो ये फार्मूला होता है। तो अब 3 नीचे आया, उसमें से एक माइनस हुआ, फिर जब डी एक्स करते हैं तो वो 1 आ जाना है, ठीक है। इसी तरह इसका 2 और 2 में से जब एक निकलना है तो 1 आ जाना, तो वो है, और ये सेम है तो कैंसिल और 36 आ गया। 3 2 6, 15 2 30 और ये 36। फिर मैंने क्या कहा था, उसको इक्वल टू 0 रखना है। इसको देख ले, मैंने 0 रखा, ये सारा फंक्शन इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से 6 कॉमन आ रहा था वो निकाला, फिर आगे कॉमन निकाल के 6 को इधर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया। इसकी मैंने ये फैक्टराइजेशन की है, तजज़ी की है इसकी, ठीक है जी। ये जो दिया गया तजज़ी की ये बन रही है, छठी सातवीं वाला काम है ये हमारे पास, 5 और 6 के लिहाज से कि भी ये 6 है बन रहा है, तो अंदर वाला भी 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, लेकिन इकट्ठा करें तो यही 5 ही बने। तो देखो 3 2 को जब ज़रब देंगे तो ये बाहर वाला बनना चाहिए 6x² तो बन रहा है, लेकिन जब जमा करते हैं -3 और -2 5 भी बन रहा है। तो फिर आपका इधर से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आपका x-2 और x-3 पेड़ बन गया, तो एक आंसर 2 आ गया और एक 3 आ गया है, 2 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर फिर यही बन रहा है जी। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ K3 की वैल्यू क्या होगी वेयर द k इज गोज टू फ्रॉम 3 to 3, यानी कि 3 की पावर 3 लें, जब हम 3 की पावर 3 लें तो k क्या बन जाएगा, ठीक है जी। 3 की पावर 3 लें, k 3 रखें, उसकी पावर भी 3 लें तो कितना हो जाएगा, तो वो 27 आ जाएगा। ये देखें जी, k 3 की पावर 3, k की जगह पे आपने ये 3 रखना है, उसकी पावर आगे 3 हो जाएगी, 3 की 3 27, ये बिल्कुल सीधा सा सवाल था, ठीक है जी। उससे आगे है, अगर हमारे पास f of x x3 is defined on the interval of this,
ये इंटरवल दिया गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट। कि भी फंक्शन हमारे पास x3 है, इंटरवल ये दिया गया, इधर भी इंटरवल की खैर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, बस वैसे उसने दिया है कि भी आगे अगर मज़ीद सॉल्व करना होता तो फिर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। इट रियलिटी मिनिमम वैल्यू, पहला स्टेटमेंट में है इट रियलिटी मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट, इसकी जो रियलिटी मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है क्रिटिकल पॉइंट पे, एक बात। दूसरा है नन ऑफ दीज, तीसरा इज इट्स रियलिटी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है क्रिटिकल पॉइंट पे। तो इसका करेक्ट आंसर यही बनता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। इट्स एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट, एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट में ना वो हमारे पास दो वैल्यूज आती होती हैं या मोड आता होता है, यानी कि जमा और मनफी की वैल्यूज वो होती हैं, तो ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी बात करें ये कैसे आया है, तो हमने वो फंक्शन लेना है जो दिया गया है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है इधर भी और इधर भी। जब डेरिवेटिव लिया तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को फर्स्ट डेरिवेटिव कह दिया, इसकी अभी मैंने बताया पावर नीचे आई, पावर में से एक माइनस हुआ तो, और उसके बाद एंड में उस एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स वन, तो 3x2 बन गया। फिर मैंने कहा था जब भी क्रिटिकल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसके पहले क्रिटिकल पॉइंट, सीपी से क्या मराद है क्रिटिकल पॉइंट, पहला डेरिवेटिव ज़ीरो रखते हैं। लो जी, इसको मैंने ज़ीरो रख दिया 3x2 जी, सीधा करके मैंने लिखा ये, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, x इक्वल टू 0। जब अंडर रूट लेते हैं इसका भी और इसका भी, वो हमारे पास 0 आ जाता है। जब भी किसी फंक्शन में x की वैल्यू 0 आ जाए तो वो आप याद रख लो वो सीडल पॉइंट होता है, वो सीडल पॉइंट होता है। जब भी x की वैल्यू 0 आए तो वो हमारा सीडल पॉइंट होता है। यही सी, अब आपका जो फंक्शन दिया गया है वो अपनी मिनिमम वैल्यू कहाँ रख रहा है, सिफर के ऊपर, तो सीडल पॉइंट और मिनिमम वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट, कम से कम वैल्यू उसकी कहाँ आई है, जब फंक्शन आपका 0 पे है। उससे मुराद ये है कि भी आपका सारा का सारा फंक्शन जो है वो इधर आ गया। इंटरवल आपका 1 to 3 था ना, तो जी ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ये वाला जो पॉइंट था इधर से और इधर से 1 2 3, ये कहाँ आके रुक गया है, कहाँ पे फंक्शन को उसने जो है अपनी मिनिमम वैल्यू दी है, वो फंक्शन है चलता गया नीचे की तरफ चलता गया, वो जब 0 पे आ गया है उधर से भी और इधर से भी, तो सीडल पॉइंट पे आकर उसने अपनी मिनिमम वैल्यू दी है, ये कहना चाह रहा था। नेक्स्ट है जी आपका, हमारे पास उसने इसका इंटेग्रल मांगा है, क्या होगा। इंटेग्रल से मुराद है इंटीग्रेशन करनी है, ये आंसर है, एक दूसरा ये है, तीसरा नन ऑफ दिस है, चौथा ये है। इसको मैंने सोल्व किया है, इंटेग्रल का ये साइन होता है, साथ में आपने dx भी लगाना होता है, ये फंक्शन लिखा। इंटीग्रेशन का किसी भी, अगर हमारी जितनी पावर हो, आप याद रख लो फंक्शन जब भी हो उसकी जितनी भी पावर हो, पावर को मैं लिख रहा हूँ, वो जितनी भी है, ठीक है जी, जितनी भी पावर हो साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा हो। जब डेरिवेटिव पड़ा हो तो आपने जो पावर होगी फंक्शन लिखना है एक दफ़ा, उसकी जो भी पावर होगी उसमें एक जमा कर देना है, वही काम नीचे कर देना है, और एंड पे आपने सी लगा देना है। सी से मुराद कोई कांस्टेंट टर्म होती है, ये याद रख लें। फंक्शन की ताकत में एक जमा करना है, वही काम नीचे करना है, ये इसका फार्मूला है। तो जी अब इस पे भी लगाया इंटीग्रेशन, इस पे भी लगाई जी, वो मैंने, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख लें, एक्स की 2 dx और एक्स की 3 dx, ये इसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है। अब दो पावर है तो दो में भी एक ऐड किया, दो में एक ऐड नीचे कर देना, यही बताया। मैंने कहा था साथ डेरिवेटिव होना चाहिए, तो आप देखो ना ये, चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जो हमारा एक्स की 2 थी dx, तो x का आप जो है ना, जब हम इसकी डेरिवेटिव की बात करते हैं आपने पावर नहीं देखनी होती, आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा, ताकत नहीं देखनी है। फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव लो हाँ जी रफ में,
ये x था ना, पावर नहीं देखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वो आपका क्या आ रहा है, 1 है ना। तो इसमें इधर 1 मौजूद है कि नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक्स स्केयर इंटू 1, बात तो वही रहनी है। तो इसीलिए फंक्शन भी साथ मौजूद है, उसका डेरिवेटिव। इसी तरह जब 3 की बात करेंगे तो 3 में भी ताकत तो देखनी ही नहीं है, तो x का तो डेरिवेटिव आपका x ही मतलब जो है ना वो 1 ही रहना है। तो फिर आप पावर में एक ऐड कर देंगे, वही काम नीचे। तो इसका पावर में एक ऐड किया, वही काम नीचे, पावर में एक ऐड किया, वही काम ताकत। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी कोई भी हो फंक्शन हो, डेरिवेटिव हो, ताकत चाहे जमा हो मनफी हो कुछ भी हो, आपने पावर नहीं देखनी, देखना है ये फंक्शन का उसके साथ डेरिवेटिव पड़ा है। अगर पड़ा है तो आपने आपने उसको जो है ना पावर में एक ऐड कर देना है और वही काम नीचे कर देना है। ये इंटीग्रेशन का आसान सा तरीका है। तो जी अब जब हमने इसको किया तो ये 3 बन गया, इसको किया तो ये 4 बन गया, नीचे भी 3 नीचे भी 4। तो इसका 1/3x3 1/4x4 आंसर आ गया। उसके ये था इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका ये बन रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। एस्टिमेटेड एरिया ऑफ द फंक्शंस x2 फ्रॉम 1 to 3, इसका आपने एरिया निकालना है। वो 1 से हमारे पास 3 तक है। राइट एंड पॉइंट फ्रॉम n इक्वल टू 2, वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है आपका राइट एंड पॉइंट पे 2 तक। ये अभी मैं बात आपको समझा देता हूँ ये क्या होती है। हमारे पास उसका पहला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, दूसरा ऑप्शन है 5, 10 और 13। इसमें इसका नन ऑफ दीज आंसर आता है। उसकी क्या वजह है, नीचे मैंने इसका सॉल्व किया हुआ है। एरिया अंडर द कर्व, जो उसने फंक्शन दिया आपने भी उसका इसी तरह इंटेग्रल लेना है। फ़र्क ये है कि इसमें इसकी लिमिट भी लगाएंगे, इधर और इधर। लिमिट में आप अभी 1 और 3 को भूल जाओ, सेम ऐसे ही सॉल्व करो जैसे ये हमने x2 का किया। तो पावर में एक ऐड किया, वही काम नीचे किया, ये देख लें यही लिखा है। जब 1 और 3 है तो वो हमारे पास उसी तरह आ गया। तो ये 3 बन गया, नीचे भी 3 बन गया, 1/3 आपने ब्रैकेट्स लगा के उसी तरह लिख देना है। जब हमने ये इतना काम कर लिया, फिर ये अगर लिमिट हो तो उसको कैसे अप्लाई करना है। जहाँ भी x हो, ये बात सुन ले, जहाँ भी x हो उसकी अपर लिमिट पहले रखनी, जहाँ जहाँ x होगा लोअर लिमिट बाद में रखनी है और बीच में माइनस लगा देना। जैसा कि ये देखो, ये 3 था यानी कि 1/3 को मैंने साइड पे लिख दिया। यहाँ 1 मौजूद है ना, तो 1/3 कांस्टेंट था, मैंने साइड पे लिख दिया। अब रह गया x, पर लिमिट 3 है, इधर रखनी है 3 की ताकत 3, 3 की ताकत 3। ताकत नहीं देखनी आपने, x की जगह पे सिर्फ रखना। लोअर लिमिट 1 की ताकत 3, तो 3 की 3 27 होता है कि 3 को 3 दफ़ा ज़रब दें, ये आपका 27 बन गया। और एक की ताकत जितनी भी लें वो एक ही होता है। 27 में से एक गया 26, बटे के नीचे 3 आ गया, 26/3। अब वो कह रहा था कि n इक्वल टू 2 पे, इससे मुराद ये है जैसे ये पीछे मैंने एक कर्व बनाई है ना, एरिया अंडर द कर्व, ये आपका बिलफर्ज 1 है। तो ये हमारे पास एक मिसाल है 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो आपकी जो कर्व थी वो 3 से 1 की तरफ थी। सॉरी, ये उल्टा थोड़ी सी लाइन लगी है, यानी कि ये 1 की तरफ। ऐसे बनानी ऐसे बना लेनी, तो ऐसे बना लें आप। यानी कि ये आपका एरिया था असल में, ऐसे आप बना लें, ठीक है। तो जब ये था हमारा, तो n की वो बात बता रहा है, वो मैक्सिमम हमें अपनी वैल्यू कहाँ पे दे, जहाँ n की 2 इधर से बने, और अगर बिलफर्ज इधर n2 होता तो उधर भी बनने, हमें उतने उतने करवा, चूंकि इधर ही बन रहा है तो हमारा इतना इतना एरिया होना चाहिए था। ये 2 से, और ये इसकी बात कर रहा था कि उस कर्व के अंदर अंदर वो कितना एरिया आता है। तो ये हमारा था, लेकिन इस एन की भी मैं अभी बता रहा हूँ कि भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमारा फंक्शन इतना ही बस चलना था। तो जी ये इसमें अब कोई भी आंसर नहीं है, तो जो है माय ओपिनियन इज़ नन ऑफ दीज, इसमें ये नन ऑफ दीज आता है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, ये इंटेग्रल दिया गया, उसका भी आपने आंसर निकालना है जैसे हमने इसको किया था। इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो उसका ये बनता है, ये नीचे मैंने सॉल्व किया है, मैंने ये लिखा, ये जो नीचे है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। ये 6x उसी तरह, dx उसी तरह। मैं सिर्फ ये सारा फंक्शन उठा के बस ऊपर लेके गया हूँ।
उसके बाद अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था, फंक्शन हो साथ डेरिवेटिव हो, ताकत नहीं देखनी है, बार बार बता रहा हूँ, ताकत को नहीं आपने कंसीडर करना है। फंक्शन हो डेरिवेटिव हो तो ताकत जो होगी, फिर अब काम है एक जमा करें वही काम नीचे करें। अब इसमें देखें, जब ये ऊपर ले गया हूँ, ये फंक्शन है, दो को भूल जाओ एक दफ़ा, इसका डेरिवेटिव लो। हाँ, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, चले मैं इधर आपको करके देता हूँ, 3x² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लो 3, उसी तरह तो इसमें क्या होता है 2x की 2 मनफी 1 नहीं आना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये 3 2 6, ये हमारे पास 2 में से 1 गया, एक 6x आ रहा है ना, x की 2 में से 1, तो ये 6x, ये तो 0 खत्म हो जाना, तो ये 6x पड़ा हुआ साथ। तो देखिए फंक्शन भी है साथ डेरिवेटिव भी है, ताकत जो मर्जी है, ताकत में एक जमा किया वही काम, ताकत में एक जमा किया वही काम नीचे किया, साथ सी लगा दिया। यही मैंने आपको बताया है, फंक्शन की ताकत में एक जमा के, फंक्शन हो डेरिवेटिव हो n हो, ताकत में एक जमा करें वही काम नीचे कर दें। ठीक है जी। जब हमने ये किया तो ये 2 में से 1 गया, 1 आ गया, नीचे भी इसी तरह आ गया, माइनस पावर थी तो मैं इसको नीचे ले आया, तो ये जमा की 1 हो जानी है। 1 लिखनी है तो आप लिख लें, नहीं लिखनी है तो नहीं, आपकी मर्जी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा था। उसके अलावा समीशंस ऑफ 9t नॉन टी की समीशन, इससे मुराद होता है, समीशन का साइन ये होता है, समीशन ऑफ 9t, ये समीशन का साइन है, कहाँ तक जा रहा है 1 से 30 तक, जो वेरी कांस्टेंट होता है या वेरिएबल फंक्शन कह लें, वो आपका इधर लिख देते हैं 1 से 30 तक। दूसरी बात है समीशन ऑफ 9k, इससे क्या मुराद है, समीशन ऑफ 9k, अब k है तो इधर k लिखेंगे, कहाँ से चल रहा है 1 से 30 तक। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k दोनों सेम हैं, फंक्शन बिल्कुल सेम है, t और k भी, उसकी लिमिट भी सेम है, तो इसका मतलब है फिर ये दोनों बराबर हैं। ये वाला और ये भी वही आंसर देंगे, ये भी वही आंसर देंगे, उधर आप t की कीमतें रखते जाएंगे, इधर k की वही कीमतें रखते जाएंगे। तो कह रहा है भला ये सेम आते हैं, जी बिल्कुल ये सेम आते हैं, इसका ट्रू आंसर है। ये मैंने नीचे क्या बता भी दिया, ये और ये दोनों सेम हैं हमारे पास, टी और के, जब ये दोनों सेम कोफिशिएंट है तो इनकी लिमिट्स भी हमारे पास सेम आएगी। जब टी और के सेम है तो इनका आंसर, लिमिट कहते होते हैं आंसर को, इनका इनका आंसर भी सेम आएगा। नेक्स्ट वन है जी, इफ द क्लोज इंटरवल ऑफ दिस इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स, अगर कोई क्लोज इंटरवल है तो उसको हमने डिवाइड किया 50 इक्वल पार्ट्स में, तो उसके जो सब इंटरवल बनते हैं उनकी विड्थ कितनी होगी, सब इंटरवल की विड्थ कितनी, ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। पहले तो आप इंटरवल की लेंथ निकालेंगे, ये -2 है, ये 2 है। लेंथ निकालने का तरीका होता है अपर में से लोअर को माइनस कर दो, अपर लेंथ माइनस लोअर लेंथ, ये देखेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल, अपर लेंथ 2 है, माइनस लोअर लेंथ -2 है, 2 जमा 2 4 हो गया। जब ये हो जाएगा तो इसको जितने हिस्सों में तकसीम करना है ना, उस पे डिवाइड कर देंगे। ये जो 4 आ गया लेंथ ऑफ इंटरवल, और इक्वल सब इंटरवल जिस पे आपने करना है, तो 4 बटा कितने करने हैं, 50 पे करना है, 4 बटा 50, ये कट रहा है 2 पे, 2 2 4, 2 25 50, 2 बटा 25 आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर फिर ये बन रहा है। ठीक है जी, 2/25 करेक्ट आंसर बन रहा है। लास्ट वन है जी आपका, गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1, ये स्पेस थोड़ी सी कम थी तभी मैंने छोटा सा लिखा 1/x-1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 एंड इंटरवल ऑफ दिस, ये इंटरवल आप याद रख ले, जब छोटी ब्रैकेट लगी हो तो ओपन इंटरवल होगा, जब बड़ी ब्रैकेट लगी हो तो क्लोज इंटरवल होगा। ये आप जेन में रख लें, कभी भी ज़रूरत आगे हो ना तो आपने याद रखना, छोटी ब्रैकेट है तो ओपन इंटरवल है, बड़ी ब्रैकेट होती तो क्लोज इंटरवल है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक कैन नॉट बी अप्लाइड, मीन वैल्यू थ्योरम क्यों नहीं इस पे लग रहा है, इस फंक्शन पे।
उसकी वजह क्या है? डिसकंटिन्यूस है फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। इस इंटरवल के ऊपर अभी मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। रैशनल फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है, ये तो है ही नहीं हमारा, मसलन इसकी तो बात इधर नहीं है। नन ऑफ दीज। और ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल तो है, ये तो है बिल्कुल, लेकिन हमारे पास उसने कहा मीन वैल्यू थ्योरम है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्यों नहीं लग रहा? इसका मतलब है ना ये होगा ना नन ऑफ दीज, ना ये, सिर्फ ये आना। उसकी क्या वजह है? उसकी ये मैंने वजह लिखी है, आपको अभी समझाता हूँ। ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, पहले तो आपको पता हो मीन वैल्यू क्या होता है। जी, तो मैं पहले आपको बता दूं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है, MVT लिखना था, MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। वो क्या होता है हमारे पास, कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया गया, जैसे हमारे पास ये दिया गया है, वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे। अभी आपको बताया है बड़ी ब्रैकेट होगी तो क्लोज इंटरवल होगा, उस पे कंटिन्यूस हो, उस पे कंटिन्यूस हो, और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो। ओपन इंटरवल यानी कि छोटी ब्रैकेट्स वालों पे वो डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव लाई करता हो, इधर उसकी लिमिट लाई करती हो कंटिन्यूस वाली। क्लोज पे कंटिन्यूस हो, ओपन पे डेरिवेटिव हो, देन देयर एग्जिस्ट। फिर आपने ओपन इंटरवल लेना है, उसमें से कोई पॉइंट ढूंढना आया कि मौजूद है कि नहीं है। अगर वो पॉइंट हुआ तो उस पॉइंट पे आपने जो डेरिवेटिव लिया होगा वो पॉइंट्स पे पुट करना है, तो कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिले, एवरेज आंसर मिले, यानी कि सारे फंक्शन को हल कर लिया तो हमें कोई ना कोई आंसर मिले। सी से मुराद है कोई आंसर मिले, कोई लिमिट मिले, और वो आंसर जो हो वो इसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर वाला पुट करना है, जो आंसर मिले वो इसके अंदर आए, तो फिर हमारा मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगा। अब चूंकि हमारा जो दिया गया है फंक्शन, उसमें क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, उधर स्पेस नहीं थी तभी मैं नहीं लिख सका। एफ ऑफ एक्स था 1 × x−1। अब हमारा इंटरवल उसने जो दिया है तो देख सकते हो 0 से 2 है, ओपन इंटरवल। लो जी, ये मैंने 0 बना दिया, ये 2। ओपन का मतलब होता है हमने उनको शामिल नहीं करना है, क्लोज का मतलब होता है वो खुद भी शामिल होंगे, ये याद रख लें वो वाले पॉइंट। अब 0 से 2 तक है, ओपन है, हमने डेरिवेशन भी पढ़ी कि भी वो कंटिन्यूस हो क्लोज पे, लेकिन डेरिवेटिव किस पे हो, ओपन पे। ओपन में अब ये तो शामिल नहीं आएंगे, तो अब 0 और 2 में कौन सा पॉइंट रह जाता है, सिर्फ 1 ही रह जाता है ना। तो वो अब हम इसको सी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सी। सी इक्वल टू 1। हमने कहा जब हमारे पास हो सी इक्वल टू 1, तो अब x की जगह पे पहले आप एक दफ़ा 1 रख के तो देखें आया कि वो डेरिवेशन करेगा कि नहीं करेगा। 1 - 1, जब हम इसको देखते हैं तो नीचे क्या बन गया, 0 बन गया। एफ ऑफ 1 पे आंसर हमारा फिफ्टी हो गया। इसका मतलब है जो सी पे है, अभी हमने डेरिवेशन तो दूर की बात है लिया है, डेरिवेशन तो अभी लेनी है, हमने फंक्शन के अंदर ही एक्स की वैल्यू पुट की है, तो वो फिफ्टी हो गई है, वो हमारे पास अनडिफाइंड हो गई है। तो इसका मतलब है फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस पे फंक्शन पे ही लिमिट नहीं लाई कर रही है, फंक्शन ये हमारा कंटिन्यूस ही नहीं बन रहा है। कंटिन्यूस जब होता है तो फंक्शन डेरिवेटिव होता है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डेरिवेटिव नहीं, हमारा कंटिन्यूस ही फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर डेरिवेशन उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऊपर वाली कंडीशन ही होल्ड नहीं की है, तो नीचे वाली तो ऑटोमेटिकली नहीं होनी, क्योंकि अफिनिटी फंक्शन बन गया है। तो इसलिए हमारा फिर जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। हमारा ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है ऑन द गिवन है इंटरवल। ठीक है जी, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि भी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला मसाइल हो, उसके अलावा आपने मैथ के रेलिवेंट्स कोई लेक्चर्स लेने हों तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, मैं आपको उनका सलूशन लेक्चर्स वगैरह का जैसे कहेंगे ऑनलाइन किसी तरीक़ा से मैं आपको वो लेक्चर्स भी समझा दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।